देखिए, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी में शामिल किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 12। देखिएगा दोस्तों कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 12 जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की सूची में शामिल करने के संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। और छत्तीसगढ़ की 12 जनजातीय समुदायों को दोस्तों अनुसूचित जाति की जो है श्रेणी में रखा गया है। राज्य सरकार ने दोस्तों 11 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ की विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया था। ठीक है, देखिएगा कौन कौन से जनजाति है दोस्तों जो शामिल है, ये सबको देखना है और ये सभी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए कौन कौन से जो 12 है ना। तो देखिए, केंद्र सरकार ने जिन 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किया गया है उसमें भारिया भूमिया के पर्याय के रूप में भूया, पांडो के साथ दोस्तों पंडो, याद रखिएगा दोस्तों ये पर्याय सेम है ना, नाम जो है अलग अलग है, थोड़ा सा स्पेलिंग का इसमें दिया है लेकिन वो एक ही जनजाति है। ठीक है, तो देखिए पांडो के साथ पंडो और धनवार के पर्याय के रूप में धनुहार है ना, धनुवार ये शामिल किया गया है। वहीं गदबा, स्पेलिंग देखिए यहाँ पर स्पेलिंग है गड़बा है ना, गड़ाबा, गदबा और गोंड के साथ गोंड को भी शामिल किया गया है। कोंद के साथ कोंद और कोड़ाकू के साथ कोड़ाकू शामिल होगा। नगेसिया के साथ दोस्तों नागासिया के पर्याय के रूप में किसान को और धनगढ़ के बदले धांगड़ को भी शामिल किया जाएगा। वहीं सावर, याद रखिएगा सावर सौरा के पर्याय के रूप में शौरा और बिंजिया को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति दी है। तो यहाँ पर देखिएगा है ना, जो लाल है दोस्तों यही है मेन। ठीक है, तो देखिए 12 जो जनजाति है इसको एक साथ देखिएगा जिनको अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पर भूइयाँ है ना, तो भूयान, पंडो, धनुहार, गदबा, गोंड, कोंद, कोड़कू है ना, कोड़ाकू है ये, कोड़ाकू, नगेशिया, धांगड़, शौरा और बिंझिया, ये 12 जो है जनजाति है दोस्तों जिसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा ना। वहीं भारिया नाम के अंग्रेजी संस्करण को बिना बदलाव किए दोस्तों भरिया के रूप में भारिया का जो है सुधार किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने राज्य के कलाकारों को कितने श्रेणी में बांट दिया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6, ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने राज्य के कलाकारों को 6 श्रेणी में बांट दिया है और विभाग की तरफ से जारी पहली सूची में 315 कलाकारों के नाम हैं। कलाकारों को इन श्रेणी के हिसाब से कार्यक्रम और मानदेय दिया जाएगा। एक प्रस्तुति के लिए 11 से 71 हज़ार रुपये तक दिए जाएंगे। देखिएगा कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण कलाकारों को A+++ श्रेणी में रखा गया है और इन्हें एक साल में 8 कार्यक्रम मिलेंगे। इस श्रेणी में राज्य से सिर्फ ये पंडवानी कलाकार तीजनबाई को रखा गया है। और ये है दोस्तों, देखिए A++ में पद्मश्री से सम्मानित 8 कलाकारों का नाम है। इस श्रेणी में 51 हज़ार रुपये मानदेय व 10 कार्यक्रम मिलेंगे। वहीं A+ में संगीत नाटक अकादमी और राज्य अलंकरण पुरस्कार प्राप्त 19 कलाकारों के नाम, इसमें 5 साल से जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति देने वाले कलाकार रखे गए हैं। इस श्रेणी में 41 हज़ार रुपये मानदेय व 10 कार्यक्रम मिलेंगे। देखिएगा, ए श्रेणी में 3 साल से राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति देने वाले कलाकार को रखे गए हैं। इस श्रेणी में 31 हज़ार रुपये मानदेय व 10 कार्यक्रम मिलेंगे। वहीं B+ श्रेणी में राज्य स्तरीय कलाकार समूह मंडली वाले कलाकार को रखे गए हैं। इस श्रेणी में 21 हज़ार रुपये मानदेय व 12 कार्यक्रम मिलेंगे। वहीं देखिए B श्रेणी में स्थानीय कलाकार समूह मंडली वाले कलाकार को रखे गए हैं। इस श्रेणी में 11 हज़ार रुपये मानदेय व 12 कार्यक्रम मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? ऑप्शन बी सही है दोस्तों, HDFC, ध्यान रखिएगा।
देखिएगा कि HDFC बैंक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ दोस्तों साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। और इसके आने से इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी से जुड़े भौतिक दस्तावेज समाप्त होंगे और इसे लाभार्थियों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए देखिए अगला है। देखिए किर्गिस्तान रूस में हो रहे 9वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन सी सही है दोस्तों, रोहन शाह। याद रखना है दोस्तों कि किर्गिस्तान में हो रहे 9वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ के रोहन शाह ने कांस्य पदक जीता है। और 105 वेट कैटेगरी में सीनियर ग्रुप में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में 407.5 किलोग्राम का भार उठाकर कांस्य पदक और इंक्लाइन बेंच जो है प्रेस में 175 किलोग्राम का भार उठाकर कांस्य पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किस विधानसभा क्षेत्र में 205 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से 13 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है? ऑप्शन सी सही है दोस्तों, खरसिया। याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा में 205 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से 13 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके अंतर्गत 19 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित 8 कार्यों का लोकार्पण हुआ। वहीं 185 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 5 कार्यों का शिलान्यास भी हुआ है। देखिए कि खरसिया सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक का उद्घाटन हुआ है और यह प्रदेश का पहला सिविल अस्पताल होगा जहां ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस अभियान की यूनिसेफ इंडिया ने प्रशंसा की है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कुपोषण मुक्ति अभियान। याद रखना है। देखिएगा कि यूनिसेफ इंडिया के प्रमुख यासुमासा किमुरा ने छत्तीसगढ़ में कुपोषण मुक्ति अभियान की जो है प्रशंसा की है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में हेल्थ के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की वजह से छत्तीसगढ़ के हेल्थ इंडेक्स में काफ़ी उल्लेखनीय सुधार हुआ है और इसी कारण दोस्तों यूनिसेफ जो है इससे काफ़ी प्रभावित है ना। तो याद रखिएगा, काका जिंदाबाद। देखिए इसके साथ ही दोस्तों यूनिसेफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ मॉडल को भी सराहा है। श्री किमुरा ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की जो है प्रशंसा करते हुए कुपोषण और एनीमिया मुक्ति हेतु यूनिसेफ द्वारा सहयोग देने की बात कही है। और देखिएगा कि हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की जो टीम है ये बस्तर गए थे घूमने घामने के लिए। तो देखिए बस्तर अंचल के जो है नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर जिले का जो है भ्रमण किया और वहाँ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में इसके तहत किए जा रहे कार्यों को नज़दीक से देखा। और यही है, याद रखना है। देखिए यूनिसेफ में ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों यूनिसेफ के जो है प्रमुख कौन है? जॉब जकारिया। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और यही मुख्यमंत्री ये इम्पोर्टेंट है नीचे वाला, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से छत्तीसगढ़ में दोस्तों लगभग 2,10,000 बच्चे जो है कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं, है ना। डाटा याद रखना है, इम्पोर्टेंट है CGPSC प्री और व्यापम के लिए। और वहीं इसी तरह दोस्तों 1 लाख जो महिलाएं हैं एनीमिया से मुक्त हो चुके हैं। और आपको पता ही है दोस्तों इस अभियान के तहत बच्चों और महिलाओं को, है ना, स्थानीय पोषक आहार जैसे गर्म भोजन, अंडा, चिक्की, मूंगफली, चना और कुछ स्थानों पर मिलेट्स के साथ रेडी टू ईट जो है ये पूरक पोषण आहार के रूप में दिया जा रहा है। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। तो ये वैसे सहायक शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला, तो ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए देखिएगा अगला। देखिए छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकास खंड में कितने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है? तो यह भी काफ़ी चर्चा में है। पिछले बार हम लोग 300 देखे थे, ठीक है, 300 रूरल इंडस्ट्रियल। तो अभी विकास खंड में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर है ना सी सही है 2। याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है प्रत्येक विकास खंड में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे और प्रत्येक पार्क के लिए 2 करोड़ रुपए, है ना, ये राशि जो है आवंटित किया जाएगा। और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को दोस्तों आजीविका के रूप में, है ना, विकसित करने के लिए यहाँ महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा और इसे स्थानीय शासकीय एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण उत्पादन एवं सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
याद रखना है दोस्तों कि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में दोस्तों निजी उद्यमियों को उद्योग लगाने है ना उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और आगामी 2 अक्टूबर से दोस्तों 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की जो है शुरुआत की जाएगी। और हाल ही में कांकेर जिला के, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है, हाल ही में कांकेर जिला के जो है कुलगांव में छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ के इस पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को गांधी ग्राम नाम दिया गया है। ओके, चलिए देखिए कबीरधाम में लग रहे राज्य का सबसे बड़ा एवं पहला एथेनॉल प्लांट में एथेनॉल का उत्पादन कब से शुरू किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ देख लीजिए, बी सही आंसर है, जनवरी 2023। तो यही है ना। तो जनवरी फरवरी में प्री का एग्ज़ाम है, लगे रहिए। देखिए कबीरधाम जिले के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना की खाली पड़े 35 एकड़ जमीन में लग रहे राज्य का सबसे बड़ा एवं राज्य का सबसे पहला एथेनॉल प्लांट है ना, जो कि दोस्तों दिसंबर 2022 तक तैयार हो जाएगा। और इस सबसे बड़े एवं पहले एथेनॉल प्लांट में दोस्तों एथेनॉल का जो है उत्पादन जनवरी 2023 से करने की तैयारी किया जा रहा है। और इस प्लांट से रोज़ाना 80,000 लीटर एथेनॉल निकलेगा। वही है छत्तीसगढ़ के चारों एथेनॉल कारखानों जिसमें आरंग, बेमेतरा, मंदिर हसद, कबीरधाम है, यहाँ जो है उत्पादन शुरू होने के बाद राज्य में दोस्तों पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर 20% जो है करने का है ना टारगेट रखा गया, लक्ष्य रखा गया, जो अभी कितना है 8.5% है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों इसके लिए 27 फर्मों ने एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया है, MOU जिसको बोलते हैं। और इस कारखानों से 23 करोड़ लीटर है, याद रखिए, देखिए 23 करोड़ लीटर सालाना एथेनॉल उत्पादन करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चारों से। और एक और है दोस्तों धान और मक्का वाला, देख लीजिए, वो तो गन्ना वाला है ना। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ में दोस्तों धान और मक्का से एथेनॉल ये बनाने का जो प्लांट है बेमेतरा जिले के पथर्राम सरगुजा के अंतर्गत लुंड्रा के जमीरा गाँव में लगाया जाएगा, जो पिछले बार चर्चा में था। और दोनों परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने पर्यावरणीय स्वीकृति की जो है अनुशंसा भी कर दी है। अगला देखिए, और इसी के तहत और भी है दोस्तों, देखिए ये भोरमदेव वाला इंपॉर्टेंट है, तो भोरमदेव के भी संबंध में है ना ये कारखाना। तो देखिए कि अभी छत्तीसगढ़ की 2 सहकारी शक्कर कारखानाओं ने रिकवरी दर पर दोस्तों पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा, काफ़ी चर्चा में था ये भी। और कीर्तिमान रचने वाले कारखानों में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पंडरिया, ये पंडरिया, और भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामहेपुर कवर्धा, ये दोनों को, ठीक है, दोनों शामिल है। ओके, चलिए देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ की बादल है ना, तो कला संस्कृति के दृष्टिकोण से इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है प्री में। तो बादल का जो है पूरा नाम बताना है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। ओके, देखिए कि बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज बादल है ना संस्था को दोस्तों ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संगीत से संबद्ध परीक्षा केंद्र की मान्यता मिल गई है। और यहाँ दोस्तों है ना जैसे संगीत विश्वविद्यालय में कोर्स होते हैं ना, वैसे ही यहाँ भी कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स निर्धारित किए गए हैं। ओके, देखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों बस्तर की जो है कला और संस्कृति के प्रतिनिधि संस्थान जो है बादल, यहाँ यही दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला म्यूजिकल वर्कशॉप हुआ था। और यह वर्कशॉप अपने तरह का दोस्तों प्रदेश में होने वाला पहला आयोजन था। और बस्तर की यह अकादमी राजनांदगांव के जो है नाचक केंद्र और रायगढ़ के चक्रधर कला केंद्र के बाद राज्य की लोक कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में तीसरी संस्था है। ओके, ध्यान रखना ना। चलिए, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में अगस्त 2022 में न्यूनतम इधर उधर हो जाता है। देखिए छत्तीसगढ़ में अगस्त 2022 में न्यूनतम बेरोजगारी दर कितना है? तो कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अटक गया ना, मैं भी बेरोजगार हूँ इसीलिए यूट्यूब में आया हूँ। ठीक है, तो देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, 0.4%। सरासर गलत है ये। देखिए है ना डाटा है, पढ़ना तो पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो देखिए छत्तीसगढ़ में अगस्त 2022 में न्यूनतम बेरोजगारी दर 0.4% है। और रोजगार प्रदान करने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। सही है, देखिए है ना।
देखिएगा राज्य में अपना अपना ओपिनियन है दोस्तों, है ना, सब बेरोजगार हैं। वैसे राज्य में बेरोजगारी दर सिर्फ 0.4% है, जबकि देश की बेरोजगारी दर 8.3% है ना। गेम खेल दिया काका जी। तो देखिए ये है, देखिए कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी करेगा, तो वही है अपना भारत है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की जो है मेज़बानी भारत द्वारा 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच की जाएगी, याद रखना है। और आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, है ना, बनाता हूँ तो शेयर कर दिया करो भाई कम से कम, है ना। तो वही है दोस्तों, फल का चिंता लगा रहता है। यह द्विवार्षिक युवा टूर्नामेंट का दोस्तों 7वां संस्करण है और यह भारत में आयोजित होने वाली पहली फीफा महिला प्रतियोगिता होगी और इस प्रतियोगिता के आयोजन से देश में दोस्तों महिला फुटबॉल को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ठीक है। देखिए निम्न में से कौन भारतीय दुनिया का सबसे, है ना, दूसरा अमीर व्यक्ति बन गया है, तो वही जो तीसरा व्यक्ति था वही दूसरा में आ गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, गौतम अडानी, याद रखना है। देखिएगा कि फोर्ब्स, है ना, फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी लुई वुडसन के बर्नार्ड अर्नाल्ड को पछाड़कर दुनिया की दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और अडानी की जो है कुल संपत्ति 153.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि अर्नाल्ड की कुल संपत्ति 153.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। और गौतम अडानी अब दोस्तों बिजनेस कौन सा मैग्नेट एलॉन मस्क से ही पीछे हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में विपणन वर्ष 2022-23 के लिए कब से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की जा रही है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है, 1 नवंबर 2022, याद रखना है। ठीक है। तो देखिएगा इसके संबंध में विशेष देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए छत्तीसगढ़ में विपणन वर्ष 2022-23 के लिए याद रखना 1 नवंबर 2022 से समर्थन मूल्य पर धान जो है खरीदी की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए दोस्तों नए किसानों का जो है पंजीयन की प्रक्रिया जारी है ना, हमें भी मैसेज आया था। और जो दोस्तों 31 अक्टूबर 2022 तक चलेंगी। याद रखना है कि इस वर्ष जो है पंजीकृत किसानों की जो संख्या है 25 लाख के पार पहुंच जाएगी। वर्ष 2021-22 में 24.05 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था। ये डाटा सब आपको याद होना चाहिए ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 2020-21 में जो है पंजीकृत किसानों की संख्या 21.52 लाख थी। वहीं विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों की जो संख्या है विपणन वर्ष 2020-21 की तुलना में 2.5 लाख से ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, बढ़ गई थी। और वहीं वर्ष 2018-19 में दोस्तों किसानों की जो संख्या है 16,96,000 थी। ठीक है, याद रखिएगा 16,96,000 थी। ओके, ध्यान रखिएगा 16.96 लाख। चलिए अगला देखिएगा, और भी डाटा है ये धान से संबंधित। देखिए वर्ष 2018-19 में 80.38 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2019-20 में 83.94 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2020-21 में 92.02 लाख मीट्रिक टन तथा वर्ष 2021-22 में 98 लाख मीट्रिक टन धान की जो है रिकॉर्ड खरीदी हुई है। और वहीं देखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य के 17.82 लाख किसानों पर बकाया 9,270,000 करोड़ रुपए का जो है ये कृषि ऋण माफ किया है और 325 करोड़ रुपए का जो है सिंचाई कर तथा 5 लाख से जो है अधिक किसानों को निःशुल्क एवं रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराकर सालाना लगभग 900 करोड़ रुपए राहत, है ना, ये 900 करोड़ रुपए की जो है राहत दी है। ठीक है, पानी गिरेगा इसलिए मैं माफी चाहता हूँ बैकग्राउंड नॉइस के लिए। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कितने लाख बच्चों का जो है इलाज किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1,76,000। देखिएगा, याद रखना है ना। चलिए देखिए इसके संबंध में। देखिए छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु योजना के माध्यम से प्रदेश के 1,76,000 बच्चों का इलाज किया गया है
और चिरायु योजना के तहत 18 दिसंबर 2018 से अब तक विभिन्न हृदय रोगों से पीड़ित 3081 होंठ और ये तालु की विकृति वाले 603 और क्लब फुट वाले 670 और जन्मजात मोतियाबिंद से ग्रस्त 334 बच्चों का उपचार किया जा चुका है। चिरायु योजना में इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक 21,096 बच्चों का जो है इलाज किया गया है। बाल स्वास्थ्य की जो है देखभाल के लिए प्रदेश भर में 330 चिरायु दल कार्यरत है। वहीं देखिए ये प्रदेश भर की स्कूलों और आंगनबाड़ियों में जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर उनकी शारीरिक कमियां व रोगों की पहचान कर निःशुल्क जो है ये इलाज की व्यवस्था करते हैं। और देखिए मितानिन इम्पोर्टेंट है, मितानिन एवं एएनएम के माध्यम से भी इन बच्चों का जो है चिन्हांकन कर चिरायु योजना के अंतर्गत पंजीयन कराया जाता है और चिरायु दल इन बच्चों को उच्च स्तरीय जांच कर अनुबंधित अस्पतालों में ऑपरेशन करवाया जाता है। प्रदेश में दोस्तों देखिए वर्ष 2014 से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है और इसके तहत बच्चों में है ना, बच्चों में 44 प्रकार की जो बीमारियों की पहचान कर जांच व उपचार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ के अंतर्गत कहाँ भगवान राम की दूसरी प्रतिमा लगाई जाएगी? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिवरी नारायण। याद रखना है, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों राम वनगमन पथ की दूसरी साइड की प्रतिमा शिवरी नारायण में लगाई जाएगी और श्री राम की दूसरी प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 फीट इस प्रतिमा का निर्माण हुआ और इसे सड़क मार्ग से शिवरी नारायण लाया गया है। इस प्रतिमा को बनाने वाले 44 साल के जो है मूर्तिकार हरि कृष्ण दास है, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शुमार है, शामिल है। और दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 से अधिक जो है पुरस्कार मिल चुके हैं इन्हें। भगवान राम की राम वनगमन पथ की दूसरी साइड में लगाई जाने वाली ये प्रतिमा को बनाने में 4.5 माह का समय लगा है और इसके निर्माण में 15 से अधिक कलाकारों ने दोस्तों अपना जो है कार्य किया है। ठीक है, याद रखना है। देखिए प्रदेश में जो है 9 जगहों पर लगाई जाने वाली प्रतिमाओं का निर्माण अलग अलग राज्यों में हो रहा है ना। चंदखुरी की जो है प्रतिमा उड़ीसा में बनी है, वहीं राजिम में दोस्तों छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा के जो है कलाकार बना रहे हैं राजिम में जो, ठीक है, जो मूर्ति बनी। अब देखिए मैप के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर लोकेट करने की कोशिश किया गया है। तो देखिए यहाँ पर सीतामढ़ी हरचौका में बनाए जाएंगे, ठीक है, भगवान राम की प्रतिमा। एमसीबी में आएगा, कोरिया नहीं आएगा, अब एमसीबी में आएगा दोस्तों, याद रखना है। देखिए शिवरी नारायण है, शिवरी नारायण कहाँ पर है? जांजगीर चांपा। ये है रामगढ़ सरगुजा में है, ठीक है। तुरतुरिया कहाँ पर है? बलौदा बाजार में है। राजिम गरियाबंद, ठीक है, याद रखना है। सिहावत सप्तऋषि आश्रम धमतरी में है, ठीक है। जगदलपुर यहाँ भी, ठीक है, और जगदलपुर बस्तर में है। रामाराम सुकमा जिला और ये चंदखुरी, ठीक है। तो ये 9 जगह है, याद रखना है। मैप के माध्यम से पढ़ने का फायदा हो जाता है, थोड़ा दिमाग में अपलोड हो जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए हाल ही में चर्चित राजस्थान का शिखर, यहाँ कौन से खनिज का भंडार मिला है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यूरेनियम। याद रखना है कि राजस्थान के सीकर से दोस्तों देश को टॉप ग्रेड यूरेनियम मिलेगा। रॉयल गांव में दोस्तों झारखंड, मध्य प्रदेश से अच्छी ग्रेड के यूरेनियम का भंडार मिला है और यहाँ 1086.46 हेक्टेयर में 1.2 करोड़ टन यूरेनियम व संबंधित मिनरल्स हैं, याद रखना है। यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया 4 साल से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। खनन के लिए 30 मीटर पिट लाइन बन चुकी है, 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनेगी और 60 मीटर से 700 मीटर गहराई तक यूरेनियम मिलेगा। खनन 40 साल तक चलेगा, याद रखना है, ठीक है। और प्रोजेक्ट में 3000 करोड़ रुपए का जो है निवेश होगा, प्रत्यक्ष 3000, अप्रत्यक्ष 700 लोगों को रोजगार मिलेगा इससे। देश में मेघालय, छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी दोस्तों यूरेनियम है, पर झारखंड, आंध्र प्रदेश में 8 माइंस 3 प्रोसेसिंग यूनिट चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसने डूरंड कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए सही आंसर है दोस्तों, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। याद रखना है, देखिएगा दोस्तों कि बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को, है ना, 2-1 से हराकर सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपना पहला डूरंड कप, है ना, फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है।
और बेंगलुरु एफसी के करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री का भी यह पहला डूरंड कप खिताब है। ठीक है, याद रखना है। देखिएगा विजेता टीम के लिए दोस्तों शिव शक्ति 10वें मिनट और ब्राजील के एलन कोस्टा 61वें मिनट में गोल किए हैं। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का जो है आयोजन 16 अगस्त से 18 सितंबर तक किया गया था। देखिए दोस्तों कि ये डूरंड कप जो है ये 131वां सीजन था और यह टूर्नामेंट कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम और किशोर भारती स्टेडियम में खेला गया। इसके अतिरिक्त कुछ मैच जो है इम्फाल के खुमान लंपक स्टेडियम और गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में भी खेले गए हैं। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर ये डूरंड कप का जो है डूरंड कप 2022 की मेजबानी कर रहे थे। इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत है आज से लगभग 131 साल पहले 1888 में शिमला में हुई थी, है ना। तो जुबान फिसल जाता है, माफ करिए। इस टूर्नामेंट की जो है सबसे सफल टीमें मोहन बागान और ईस्ट बंगाल है। दोनों टीमें ने दोस्तों 16 बार खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने नए तहसीलों का गठन किया गया है? ऑप्शन ए सही आंसर है दोस्तों 25। याद रखना है। देखिए छत्तीसगढ़ में बीते 3 माह के भीतर 25 नई तहसीलों व 11 नवीन अनुविभागों उपखंड का जो है गठन किया गया है। इन नई तहसीलों व अनुविभागों को अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई है। नवगठित तहसीलों में दोस्तों मंदिर है ना, मंदिर हसौद, धरसींवा, बेलरगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुडरा, अमलीपदर, बेलतरा, जरहागांव, दीपका, देखिए मुकडेंगा है ये, और कोटाडोल, पोड़ी, बचरा, औंधी, खड़गांव, ये साल्हेवारा, लाल बहादुर नगर, मरी, बंगला देवरी, ठीक है, देवघर, भिंगोरी, नानपुर, भानपुरी, तोंगपाल, मर्दापाल, धनोरा शामिल है। याद रखना है। इसी तरह नवीन अनुविभागों में तिल्दा, नेवरा, बागबहरा, मालखरौदा, धमधा, सहसपुर, लोहारा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खंडगंवा, भोपालपट्टनम व भैरमगढ़ शामिल है। देखिए छत्तीसगढ़ में पड़त भूमि पर दाल की खेती की जाएगी। इसके लिए दाल की कितने किस्मों पर प्रयोग चल रहा है? ऑप्शन देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 25। याद रखिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में एक फसल लेने के बाद 6 से 8 महीने तक जो है खेत खाली पड़े रहते हैं और इसी खाली पड़त भूमि को क्या बोलते हैं? पड़त भूमि बोलते हैं। याद रखिएगा, पूछ सकता है। और इस पड़त भूमि में दाल की खेती करने हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इस पर वर्क प्लान बना रहा है। याद रखिए। देखिए छत्तीसगढ़ में जो है 11 लाख हेक्टेयर में तिवड़ा, राजमा व मटर की दालें लगाई जा रही है और उन्नत व रोग रोधी 25 किस्मों पर प्रयोग चल रहा है, क्योंकि वे दोस्तों दाल से नॉनवेज जैसी स्वाद वाली वस्तुएं बनाने में लगे हैं और इसकी वजह से दाल में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन है, इसकी जो वजह है दाल में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन है और इसमें दोस्तों प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा इसी से। और भारत जो है विश्व का कुल 25% दालें पैदा करता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए भारत की ओर से निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? काफ़ी चर्चा में है ये। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है छैलो सो। याद रखिए। देखिएगा कि 95वें अकादमी अवार्ड्स में भारत की ओर से गुजराती फिल्म छैलो सो को आधिकारिक तौर पर जो है शामिल किया गया है और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव सुप्रण सेन ने ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारतीय फिल्म के नाम का जो है ऐलान किया है और यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी की स्पर्धा में रहेगी और पुरस्कार समारोह 12 मार्च 2023 को होगा। अंग्रेजी में ये किस नाम से है? लास्ट फिल्म शो टाइटल है ना, ये नाम से है और इस फिल्म को दोस्तों इसको फिल्म का जो है निर्देशन पी नलिन है। ओके, देश भर के थिएटरों में यह फिल्म 14 अक्टूबर को रिलीज होगी। याद रखिए। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित राजबेड़ा जो गणपति की प्रतिमाओं के लिए चर्चा में है यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों नारायणपुर। याद रखिएगा। देखिएगा कि नारायणपुर जिले छोटे डोंगर के अंतर्गत राजबेड़ा में गायत्री मंदिर प्रांगण में
ये बरगद के नीचे रखी मूर्तियों में गणपति और बावड़ी में दोस्तों काली माँ की प्राचीन जो मूर्तियाँ हैं वो खंडित अवस्था में विद्यमान हैं। याद रखिएगा कि ये विद्यमान जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं वो संरक्षण की दरकरार है ना, तो काफ़ी है ना पुराने अवस्था में है, तो इसको दोस्तों है ना संरक्षण करने के लिए वहाँ ये किया गया है और जिसके कारण यह चर्चा में है। ठीक है, तो हाल ही में छपा था दोस्तों, काफ़ी जीर्ण अवस्था में है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए ये वाला प्रश्न। तो ये वाला प्रश्न दोबारा शामिल करने का रीज़न यही है कि कल जो है वर्षा हो रहा था, पानी गिर रहा था दोस्तों, काफ़ी आवाज़ था। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में उड़द और मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदी कब से प्रारंभ की जाएगी? तो कब से? ऑप्शन ए सही है दोस्तों, 17 अक्टूबर 2022 से। याद रखिए, देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दलहनी फसलों की जो है खरीदी हो रही है और छत्तीसगढ़ में 17 अक्टूबर से उड़द और मूंग की जो है ये सरकारी जो है खरीदी शुरू होंगी। देखिएगा कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इस अभियान के तहत देखिए पीएम आशा है ये, इस अभियान के तहत यह खरीदी 16 दिसंबर तक चलेंगी और सरकार ने मूंग और उड़द के लिए 6,600 रुपये प्रति क्विंटल का जो है समर्थन मूल्य तय किया है। याद रखिए समर्थन मूल्य को। वहीं इस योजना के तहत दोस्तों अरहर की जो है फसल 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक खरीदी की जाएगी। अरहर का समर्थन मूल्य 7,755 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए और भी है, देखिए खरीफ फसल किसको बोलते हैं दोस्तों? तो वह फसल जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत आपका जो है धान, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, रामतिल आएगा। रबी फसल है जिसे दोस्तों नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत गेहूँ, चना, सरसों, बाजरा, सूरजमुखी, अलसी, तिवड़ा, लाखड़ी, जिसे लाखड़ी बोलते हैं, ये आते हैं। जायद फसल दोस्तों जिसे नगदी फसल बोलते हैं और यह फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है ना। सब्जी, भाजी, खीरा, कद्दू, ठीक है, ये सब आएंगे इसके अंतर्गत। चलिए अगला देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत आरक्षण को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है? ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 58%। याद रखिए, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य में लागू 58% आरक्षण को खारिज कर दिया है और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58% आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। बिलासपुर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है ये और हाई कोर्ट ने दोस्तों आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 58% करना असंवैधानिक घोषित किया है। ये है कि इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार दोस्तों है ना, राज्य शासन अब जो है सरकारी नियुक्तियां प्रोफेशनल कॉलेजों में एडमिशन पर कुल जो है 50% ही आरक्षण दे सकेगा राज्य सरकार। और राज्य शासन ने आरक्षण नीति में बदलाव करते हुए 18 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की थी और इसके तहत लोक सेवा जिसमें आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 में संशोधन किया गया था और इसके अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32%, अनुसूचित जाति वर्ग को 12% और पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण प्रदान किया गया था और ये तीनों मिलाकर दोस्तों 58% होता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए। रामेश्वर नगर, जहां भगवान राम की तीर धनुष सेतु चर्चा में है, यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी सही है दोस्तों, सूरजपुर। याद रखिए, देखिएगा कि सूरजपुर जिले के प्रेम नगर विकासखंड के ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम रामेश्वर नगर, जहां गांव की जो है पहाड़ी पर तीर धनुष रखा है और इस धनुष की जो है लंबाई 12 फीट एवं वजन जो है 90 किलो है। याद रखना है। ग्रामीणों की मान्यता के अनुसार दोस्तों गांव की पहाड़ी पर जो है राम मंदिर में रखा तीर धनुष भगवान राम जी का है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ रखे विमान तीर धनुष का इतिहास न सिर्फ राम बल्कि परशुराम जी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले भारतीय कौन बने हैं जिसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 4 पदक जीता है?
ऑप्शन दोस्तों ए सही है, बजरंग पूनिया, याद रखना है। देखिएगा कि बजरंग पूनिया ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में खेली गई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है और यह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का जो है दूसरा पदक रहा है। याद रखना है कि इससे पहले महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाली जो है एकमात्र भारतीय बन गए हैं। ठीक है, बजरंग पूनिया याद रखना है। बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के मैच में पुएर्टो रिको के सेबेस्टियन रिवेरा को 11-9 से हरा दिया है। ओके, चलिए देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने जो है राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किया है। ऑप्शन डी सही है दोस्तों, 5 राज्यों। तो वही है दोस्तों, काफ़ी चर्चा में, इसीलिए मैं बोला शामिल कर लूँ। तो देखिए हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की जो है जनजातियों को एसटी यानी आपका अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की जो है मंजूरी दे दी है। अगला देखिए किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड दिया जाएगा। तो किसे दिया जाएगा? ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर सरोज मीना, याद रखना है। देखिए कि राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड जो कि राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत दिया जाता है और इस बार राजस्थान से दोस्तों राजकीय कला महाविद्यालय अलवर कार्यक्रम के अधिकारी डॉक्टर सरोज मीना को दिया जाएगा। अगला देखिएगा, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। देखिए किस जिले ने महज 58 दिनों में 20,000 से अधिक स्कूली बच्चों तक साइबर जागरूकता अभियान पहुंचाकर अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? ऑप्शन बी सही है, महासमुंद, याद रखना है। देखिए महज 58 दिनों में 20,000 से अधिक स्कूली बच्चों तक साइबर जागरूकता अभियान पहुंचाकर महासमुंद जिले ने अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। और खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड डॉक्टर मनीष बिश्नोई ने देखिए एसपी भोजराम पटेल को गोल्डन बुक ऑफ मोमेंटो सर्टिफिकेट प्रदान कर इसकी घोषणा की है। और देखिए भोजराम पटेल जी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे सामुदायिक पुलिसिंग अभियान खाकी के रंग के संग के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। चलिए देखिए ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किसने वर्ष 2021 के लिए SEEM गोल्ड अवार्ड जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। देखिएगा MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड, याद रखना है। देखिएगा इसके संबंध में कुछ विशेष कि MSP यानी स्टील एंड पावर लिमिटेड रायगढ़ ने ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में नई दिल्ली में वर्ष 2021 के लिए SEEM गोल्ड अवार्ड जीता है और यह पुरस्कार COO श्री BK सिंह ने ग्रहण किया। याद रखना है दोस्तों कि MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड ये रायपुर हो गए, माफ़ करिए ये रायगढ़ है ना, करेक्शन कर लीजिएगा। रायगढ़ को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अपने प्रतिबद्ध कार्य और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। ओके, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये रायपुर नहीं है, रायगढ़ है ना, बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित माँ गंगा मैया मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बालोद, याद रखना है बालोद जिला। तो मुख्यमंत्री जी के साथ, ठीक है, साथ साथ में हम लोग भी चल रहे हैं करंट अफेयर, देखिएगा। तो देखिए बालोद जिला के झलमला स्थित माँ गंगा मैया मंदिर ऐतिहासिक महत्व वाला धार्मिक स्थल है और इस मंदिर का एक गौरवशाली और बहुत ही चमत्कारी इतिहास है ना। तो इसके बारे में पढ़िएगा, डिटेल नेट में उपलब्ध है। और मूल रूप से गंगा मैया मंदिर का जो है निर्माण एक स्थानीय मछुआरे द्वारा छोटी सी झोपड़ी के रूप में किया गया था। देवी प्रतिमा का जल से निकलने के कारण ही इसे देखिए माँ गंगा मैया के नाम से जानी जाती है, याद रखिए। देखिए बालोद जिला अपने आप में विशेष है दोस्तों और अभी मुख्यमंत्री जी के भेंट मुलाकात अभियान के दौरान ये चर्चा में है, तो इसके संबंध में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट।
तो देखिएगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संजारी बालोद विधानसभा हेतु 135 करोड़ रुपए के 126 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। और उसी में है दोस्तों देखिए गुरूर के ये प्राचीन देउर मंदिर। तो यहाँ पर देखिएगा लोकेट करने की कोशिश किए गए बालोद जिला, कौन कौन से जिला से लगा हुआ है ये भी देख लीजिए। ये बालोद जिला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए गुरूर में प्राचीन देउर मंदिर स्थित है जो एक शिव मंदिर है। और निर्माण के संबंध में दोस्तों दो मान्यताएं हैं। पहला तो यह है कि 12वीं शताब्दी में इसका जो है निर्माण नागवंशी शासकों द्वारा किया गया, और दूसरा यह है कि 7वीं शताब्दी में कलचुरियों द्वारा किया गया, ठीक है। देखिए प्रचलित रूप से देउर मंदिर में विराजमान जो भगवान शिव को भुड़ू है ना, भुड़ू अर्थात दीमक का घर वाले बाबा भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है। और यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य और पिरामिड नुमा शिखर से निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए कोंडा गांव में इथेनॉल संयंत्र के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ऑप्शन देखिए बी सही है, 140.67 करोड़, याद रखिए। देखिएगा कोंडा गांव में मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण सहकारी समिति द्वारा निर्मित एथेनॉल संयंत्र के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 140.67 करोड़ रुपए की जो है वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही पर्यावरण, सतही व भूगर्भिक जल प्रयोग के लिए भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। देखिएगा आगामी वर्ष से जो है प्लांट को शुरू करने के लिए मक्के की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को अगले वर्ष मक्का उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने व इसके भंडारण की जो है व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और ये 2023 तक इथेनॉल प्लांट जो है प्रारंभ होगा, और ये प्लांट जो है निर्माण 2023 तक करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये है छत्तीसगढ़, फिर से देख लीजिए कोंडागांव, ठीक है। तो ये कोंडागांव जो नीला है, कोंडागांव जिला कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है देखिए छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध लोक गायिका का निधन हो गया है। ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लता खारपर्डे, याद रखना है। देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायिका लता खारपर्डे का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वह राजनांदगांव की भरकापारा की निवासी थी। लता खारपर्डे ने अपनी गायकी से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई थी। देश विदेश में उन्होंने कई कार्यक्रम किए। उन्होंने बॉलीवुड कलाकार आमिर खान की पीपली लाइव फिल्म में भी सह कलाकार की भूमिका अदा की थी। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम मोदी ने किस उद्योगपति को पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है। ऑप्शन बी सही है, रतन टाटा, याद रखना है। देखिए पीएम केयर फंड ने दोस्तों रतन टाटा जी को नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के.टी. थॉमस व लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा को, देखिए स्पीकर है याद रखिए, डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा को पीएम केयर फंड्स का ट्रस्टी बनाया गया है। अगला प्रश्न, देखिए भारत में वर्ष 2023 में पहली बार किस प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा की है। ऑप्शन ए सही है, मोटो जीपी ग्रां प्री, याद रखना है। देखिएगा कि FIM विश्व चैंपियनशिप ग्रां प्री मोटो जीपी का आयोजन करने वाली स्पेन की डोरेना स्पोर्ट्स जो FIM विश्व चैंपियनशिप है ना ग्रां प्री मोटो जीपी का आयोजन करती है, इसने हाल ही में घोषणा की कि खेल गतिविधि क्षेत्र में कार्य करने वाली भारतीय कंपनी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के साथ मिलकर देश में पहली बार दोस्तों मोटो जीपी ग्रां प्री के आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब से किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 6 अक्टूबर 2022, याद रखना है। देखिए इसके संबंध में देखिए कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा और इसका शुभारंभ 6 अक्टूबर 2022 से किया जाएगा एवं समापन 6 जनवरी 2023 को होगा, याद रखना है। इस ओलंपिक में बच्चों से लेकर 100 साल के बुजुर्ग भी बतौर प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 2022 में 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है।
देखिएगा इसमें दली क्षेत्रीय है ना, जो दल में रहेगा वो उसमें है ना, तो दल वाले में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली है ना, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी और बाटी, बचपन में खेलते थे बाटी जिसको कंचा बोलते हैं, ये खेल शामिल हैं। और वहीं एकल श्रेणी की खेल विधा में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ व लंबी कूद शामिल है। ठीक है, याद रखिए। देखिएगा कि इन खेलों के मुकाबले पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में हिस्सा लेंगे, इसमें शामिल होंगे। और इस ओलंपिक का जो है आयोजन 4 स्तरों ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर व राज्य स्तर पर होगा। राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो राजधानी रायपुर में होगा, याद रखिए। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत सरकार की संस्था IIMR ने पोषण अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। देखिए कि छत्तीसगढ़ को दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की संस्था IIMR ने हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को पोषण अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। तेलंगाना के कृषि मंत्री S निरंजन रेड्डी ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ की ओर से यह पुरस्कार राज्य लघु वनोपज संघ के विशेष प्रबंधक संचालक SS बजाज ने प्राप्त किया है। देखिए छत्तीसगढ़ जो है इकलौता राज्य है जहां कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। कोदो कुटकी की 3,000 रुपये प्रति क्विंटल और रागी की 3,377 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है। किसानों को दोस्तों प्रति एकड़ पर 9,000 रुपये की मदद दे रही है छत्तीसगढ़ सरकार। और देखिए दोस्तों खेती का रकबा 69,000 से बढ़कर 1.88 लाख हेक्टेयर हो गया है। राज्य में मिलेट मिशन की जो शुरुआत है 10 जनवरी 2022 से हुई थी। राज्य सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी की खेती को राजीव गांधी न्याय योजना में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ शतरंज एसोसिएशन की मेज़बानी में चल रहे इंटरनेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, RU अरुण, याद रखिएगा। देखिए तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी RU अरुण ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। और छत्तीसगढ़ शतरंज एसोसिएशन की मेज़बानी में चल रहे टूर्नामेंट में देखिए चैलेंजर्स कैटेगरी के फाइनल राउंड हुए जिसमें अरुण ने जीत हासिल की है और उसने कुल 9 राउंड में से 8 में जीत हासिल कर यह खिताब अपने नाम किया है। देखिए वही महाराष्ट्र के श्रेयन मजूमदार दूसरे और बंगाल के विशाल बाशक तीसरे स्थान पर रहे हैं। विजेता खिलाड़ी को 1 लाख रुपए और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बेस्ट प्लेयर ऑफ छत्तीसगढ़ का खिताब लव्य ज्योति राउतरे ने जीता है। ओके चलिए देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महिला सुरक्षा की दिशा में खासकर बेटियों की सुरक्षा, उसके मान सम्मान की रक्षा, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन से अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए सही है, हमर बेटी हमर मान, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा की दिशा में खासकर बेटियों की सुरक्षा, उसके मान सम्मान की रक्षा, उनकी सुविधा और उन्हें जो है आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए एक अभिनव अभियान हमर बेटी हमर मान प्रारंभ की है। इस अभियान के लिए हमर बेटी हमर मान हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा जिसमें महिलाएं, बच्चियां अपने साथ होने वाली समस्याओं की शिकायत कर सकेंगी। हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत राज्य के गर्ल्स स्कूल और कॉलेज में राज्य पुलिस की महिला अधिकारी और कर्मचारी जाएंगे। महिला पुलिस के अफसर बच्चियों से स्कूल कॉलेजों में मुलाकात करेंगी, उन्हें कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण और साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम के बचाव और उनके अधिकारों पर जानकारियाँ देंगी। ठीक है, और देखिए इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग रेंज के IG की जिम्मेदारी होगी। और हमर बेटी हमर मान अभियान के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। स्कूल कॉलेज में इसके इस्तेमाल के बारे में जानकारी देने के लिए वर्कशॉप भी जो है
ये किए जाएंगे। हमर बेटी हमर अभियान के तहत अब गर्ल्स स्कूल कॉलेज महिलाओं की उपस्थिति वाले सार्वजनिक जगहों पर महिला टीम की स्पेशल पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से किसे बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन CSR अवार्ड प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है, देखिए ए सही आंसर है SECL, याद रखिएगा। देखिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL को CSR में उत्तम कार्य निष्पादन के लिए बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन CSR अवार्ड प्राप्त हुआ है और यह पुरस्कार प्रतिष्ठित इकोनॉमिक टाइम्स ET एसेंट समूह द्वारा प्रदान किया गया है। बेंगलोर में आयोजित अवार्ड समारोह में SECL को अवार्ड्स की ट्रॉफी और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। SECL ने गत वर्ष CSR मद में देखिएगा 79.82 करोड़ रुपए व्यय किया था। पिछले 8 वर्षों में SECL ने छत्तीसगढ़ राज्य में CSR मद से 500 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया है। वहीं याद रखना है कि देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक कंपनी NMDC को CSR और सस्टेनेबिलिटी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, दिलीप तिर्की, याद रखिएगा। तो वही है कि पूर्व कप्तान और पद्मश्री से सम्मानित दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और वह हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित किताब बस्तर दशहरा के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन यहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस्तर दशहरा से संबंधित। और इसमें हम लोग राजीव रंजन प्रसाद भी देखेंगे, सभी को देखेंगे। ठीक है, इनकी जो रचना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रुद्र नारायण पाणिग्राही, याद रखना है। लाला जगदलपुरी की रचनाओं को भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिएगा इसके संबंध में किस लिए ये चर्चा में है। तो बस्तर दशहरे से संबंधित किताब बस्तर दशहरा के लेखक रुद्र नारायण पाणिग्राही है, याद रखना है। और इस किताब के पेज 99 में बस्तर दशहरे की भूली बिसरी परंपरा को बताया गया है। इसके अनुसार दोस्तों विजयदशमी के दिन पूरी की जाने वाली भीतर रैनी रस्म के दौरान विजय रथ पर आरूढ़ महाराजा बस्तर अपने हाथों से नीलकंठ पक्षी को खुले आसमान में उड़ाते थे। उड़ाए जाने वाले इस नीलकंठ पक्षी का जो है इंतजाम रियाया के जिम्मे था। याद रखना है कि दशहरे पर आमंत्रित गांव-गांव के जो है मांझी, मुखिया, चालकी, नाटक, कापड़दार, हिकमिश, समरथ, पेद्दा और धुरवा, पछेल, दोरा, जमींदार से लेकर ग्रामीण भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक चीतल, कोटरी, खरगोश, बाज, चेपा, कबूतर, मोर, बकरा आदि जो है महाराजा को भेंट करने के लिए साथ में लाते थे दोस्तों। ठीक है, और भी एक परंपरा है। इस भूली बिसरी परंपराओं के साथ एक और परंपरा जिसमें दोस्तों बगुला उड़ाने की रस्म शामिल है और इसमें विजय रथ के दोनों छोर पर कापड़दार तैयार होते हैं और जो लंबे कपड़े के साथ एक छोर पर गांठ बांधकर इसे हवा की ओर दोस्तों है ना उछालते हैं और उसे बटोरता था। ठीक है, तो याद रखना है। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो ये CGPSC प्री और व्यापम के लिए है इंपॉर्टेंट। तो लाला जगदलपुरी की रचनाएं जो बस्तर से संबंधित है ना, बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, बस्तर की लोकोक्तियाँ और बस्तर की मौखिक कथाएं, हल्बी लोक कथाएं, हल्बी पंचतंत्र, आंचलिक कविताएं, मिमियाती जिंदगी, दहाड़ते परिवेश, ये लाला जगदलपुरी जी की रचनाएं हैं। राजीव रंजन प्रसाद की रचनाएं दोस्तों देखिए आमचो बस्तर, ढोलकल और बस्तर के जननायक, बस्तरनामा, मौन मगध में। ठीक है, तो इन सबको रखना है याद। चलिए देखिए अगला, देखिए अंतरराष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 2022 का आयोजन कब से प्रारंभ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही आंसर है, 14 अक्टूबर, याद रखना है। देखिएगा दोस्तों कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विभाग तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से अगले 14 से 18 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 2022 का आयोजन किया जाएगा और इसमें अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के जो है निवेशकों, कृषि वैज्ञानिक
है ना वैज्ञानिकों, विभिन्न कृषि उत्पाद निर्माता कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों, स्टार्टअप्स उद्यमियों एवं बड़ी संख्या में प्रगतिशील कृषक शामिल होंगे। और इसके लिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने एग्री कार्निवल 2022 के पोस्टर एवं ब्रोशर का भी विमोचन किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन देश के सबसे युवा अमीर बन गए हैं? तो ऑप्शन है ना सी सही है, कैवल्य वोहरा। याद रखना है, देखिएगा कि ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप जेप्टो के सह संस्थापक कैवल्य वोहरा देश के सबसे युवा अमीर बन गए हैं। 19 साल के वोहरा देश के सबसे युवा है ना, सबसे युवा है, और ये है दोस्तों सबसे अमीर युवा है जिसके पास 1000 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति है। और भारत के सबसे पहले अमीर व्यक्तियों की जो है IIFL वेल्थ हुरुन 2022 की सूची में दोस्तों इनको पहली बार जगह मिली है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की किस साइकिलिस्ट का चयन गुजरात में होने वाले 36वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए हुआ है? ऑप्शन दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एलिजाबेथ बेक। तो समय नहीं है इसीलिए जल्दी जल्दी तो देखिए है ना इसके संबंध में विशेष कि छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की 28 वर्षीय साइकिलिस्ट एलिजाबेथ बेक का चयन गुजरात में होने वाली 36वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। और यह प्रतियोगिता 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेंगी। 2005 में एलिजाबेथ ने सरगुजा के मैनपाट कार्निवल में आयोजित साइकिल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में सामान्य साइकिल से एलिजाबेथ ने प्रथम स्थान हासिल कर छत्तीसगढ़ की पहली सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट बनी। ओके, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है ना, तो ओके नहीं ये नहीं है, अगला वाला है। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, शहीद ए आजम भगत सिंह। याद रखना है, तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, याद रखिएगा। इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, संजीदा खातून। याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में कि इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पुरुष और महिला राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 14 सितंबर से 19 सितंबर तक चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हुई। और इसमें दोस्तों नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के 53 वर्षीय 4 बार छत्तीसगढ़ स्ट्रांग वुमेन रह चुकी संजीदा खातून ने 230 किलो वजन उठाकर इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 69 किलो वर्ग में इनक्विप्ट में 120 किलो और अनइनक्विप्ट में 110 किलो दोनों ही कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना है कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्यों के 1200 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ के 42 जो है खिलाड़ियों ने इस राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें स्वर्ण रजत कांस्य पदक के साथ महिला एवं पुरुष चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी भी अपने नाम किया। चलिए देखिए अगला प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर महाविद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में किसने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है। देखिए, कृषि महाविद्यालय रायपुर। याद रखना है। देखिए इसके संबंध में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में कृषि महाविद्यालय रायपुर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। दाऊ कल्याण सिंह कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र भाटापारा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और ये जो प्रतियोगिता है 22 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य खेली गई थी दोस्तों, जिसमें राज्य के पूर्वी क्षेत्र के 11 महाविद्यालयों के 305 छात्र छात्रा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ओके, चलिए देखिए, सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 में किस भारतीय जोड़ी ने महिला एवं पुरुष एकल खिताब जीत लिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, तस्नीम मीर प्रियांशु रजावत। तो देखिएगा ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन नहीं, डिटेल देखते हैं। तो सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 में महिला एवं पुरुष एकल खिताब क्रमशः तस्नीम मीर और प्रियांशु रजावत ने जीत लिया है।
वही है कि विश्व के पूर्व जूनियर नंबर 1 शटलर तस्नीम मीर और प्रतिभाशाली प्रियांशु राजावत ने रायपुर में खेले गए इंडिया छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज जीत लिया है। और तस्नीम मीर ने महिला और प्रियांशु राजावत ने पुरुष एकल का खिताब जीता है, याद रखिए। चलिए देखिए, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, झूलन गोस्वामी, याद रखिए। देखिएगा, है ना, तो झूलन गोस्वामी है। तो देखिए, भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और उनका जो जन्म है 1982 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। वह दाएं हाथ के माध्यम से तेज गेंदबाज और दाएं हाथ के ही बल्लेबाज थी। उन्होंने 204 एक दिवसीय मैच खेले और जिसमें उन्होंने 255 विकेट लिए। उन्हें अर्जुन पुरस्कार 2010 में, पद्मश्री पुरस्कार 2012 में, है ना, इनसे सम्मानित किया गया है। और उनके नाम कई जो है रिकॉर्ड है दोस्तों। झूलन गोस्वामी जिसके नाम अब तक महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट का जो है रिकॉर्ड है और वे आईसीसी रैंकिंग में विद गेंदबाजी में नंबर 1 रह चुकी है। इसके अलावा उसके नाम भी कई रिकॉर्ड दर्ज है। चलिए, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ है ना, तो पुरस्कार के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश भर में सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत करने वाला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन है दोस्तों बी सही आंसर है अपना छत्तीसगढ़। देखिएगा इसके संबंध में, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ देश में सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत करने वाला राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत महिलाओं के इलाज में भी छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया और छत्तीसगढ़ की ओर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव प्रसन्ना आर, स्टेट नोडल एजेंसी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भीम सिंह और राज्य नोडल एजेंसी के उप संचालक डॉक्टर श्रीकांत राजिमवाले ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। और महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में योजना के माध्यम से उपचार देने में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के आयुष्मान, है ना, उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया। इसके साथ ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ ने 9000 से ज़्यादा शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत कर लिया है, याद रखिए। इसके लिए भी राज्य को दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया है। देखिए, देव पांडुम जो प्राकृतिक कुंड एवं गुफा के लिए चर्चा में है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा किस जिले में है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है, बालोद जिला में है। ध्यान रखिएगा, ये बालोद जिले में है, ठीक है। तो देखिएगा इसके संबंध में विशेष देखते हैं कि ये है कि बालोद जिला के जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर डौंडी ब्लॉक के ग्राम रजही का आश्रित ग्राम है ये देव पांडुम। यहाँ घने जंगल और पहाड़ के बीच माँ दंतेश्वरी का मंदिर है और देवों के मूर्तियों के कारण दोस्तों इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? देव पांडुम पड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल, कुंड, गुफा व पहाड़ के बीच देव पांडुम पर्यटकों के लिए अभी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहाड़ के नीचे गुफा का जो मुहाना है 17 फीट ऊंचा है और 15 फीट चौड़ा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कि देव पांडुम पहाड़ के एक तरफ कुंड है तो पहाड़ के दूसरी ओर प्राकृतिक झरना है एवं पत्थरों का विशाल पहाड़ है। याद रखिएगा कि जंगल और पहाड़ के रहस्यों को जानने और ट्रैकिंग करने दूर दूर से लोग आते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि ये किस जिले में है, आपको याद होना चाहिए, बालोद जिला में है। देव पांडुम बालोद जिला। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल विलेज कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, देखिएगा बी सही आंसर है, मैन पार्ट। ध्यान रखिएगा मैन पार्ट में है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर है ना एनिमेट हुआ है। तो देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ का जो है शिमला कहे जाने वाले मैन पार्ट में 21 करोड़ की लागत से बन रहा ट्राइबल विलेज है ना, नवंबर से पर्यटकों के लिए शुरू हो जाएगा। 20
एकड़ में इसे तैयार किया गया है, जिसमें एक झील भी है। इसे पूरी तरह स्थानीय संस्कृति और रहन सहन के हिसाब से तैयार किया गया है, और जहां पर्यटक जो है सरगुजिया संस्कृति के बीच रह सकते हैं। और छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा दोस्तों ट्राइबल विलेज का जो है निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्य के 8 जिलों में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाने राज्य सरकार को 94.23 करोड़ रुपए की जो है राशि उपलब्ध कराई गई है। ओके, तो याद रखिएगा, ठीक है। ट्राइबल विलेज मैनपाट है ना, मैनपाट किसके अंतर्गत आता है? सरगुजा जिला। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और किसके बीच समझौता हुआ है? तो अभी हाल ही में दोस्तों पर्यटन दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? कमेंट्स करके बताइएगा। तो इसका जो आंसर है किसके किसके बीच समझौता हुआ? तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और IRCTC। याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में हम लोग विशेष देखते हैं, सही आंसर तो सी है। तो देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों का प्रचार अब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन भी करेगा, है ना। तो यहाँ देखते हैं और भी देखिए, हाल ही में हुए टूरिज्म कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और केंद्र सरकार के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, है ना, तो इनके बीच, है ना, दोनों के बीच दोस्तों क्या हुआ है? समझौता हुआ है। तो इस समझौते के तहत दोस्तों IRCTC अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थानों का भी जो है प्रचार प्रसार भी करेगा। और इसके साथ ही दोस्तों राज्य सरकार जो है राजीव युवा मितान क्लब युवाओं को पर्यटन की ट्रेनिंग देंगे, ताकि वे यहाँ के पर्यटन स्थलों का जो है प्रचार कर सके। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि ये छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी द्वारा दोस्तों बच्चों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन से जोड़ने के लिए टॉकिंग कॉमिक्स का जो है विमोचन किया है। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह, है ना, किसको? चंदेरू द टाइगर बॉय और टेम्बू टाइगर को बनाया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, आशा पारेख। देखिएगा, देखिए दोस्तों ये है आशा पारेख, देख लीजिए। देखिए इसके संबंध में देखिए, बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और 60-70 के दशक में चर्चित यह अभिनेत्री 95 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। आशा पारेख हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा था। उन्होंने साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म माँ से चाइल्ड एक्टर के तौर पर, है ना, ये कदम रखा। और देखिए दोस्तों इसके बाद जो है बाल कलाकार के रूप में उन्होंने आसमान, धोबी डॉक्टर, बाप बेटी जैसे फिल्मों में काम किया। साल 1959 में उन्होंने शम्मी कपूर के अपोजिट फिल्म दिल दे के देखो बॉलीवुड में बतौर लीड एक्ट्रेस के काम किया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पूछ सकता है कोई भी एक जगह को कि ये किस जिले में है। तो हाल ही में चर्चित दामाउधारा, रैनखोल, तुर्री धाम, सोनगुड़वा ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, सही आंसर है शक्ति। ध्यान दीजिएगा, नया जिला शक्ति, तो यहाँ है शक्ति, देख लीजिए एनिमेट हुआ है। और ये शक्ति कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है कमेंट्स करके बता सकते हो तो बताइएगा, जितना कमेंट्स करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। चलिए देखिएगा कि जांजगीर चांपा से अलग होने के बाद प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चंद्रहासनी मंदिर चंदरपुर, अष्टभुजी मंदिर अड़भार, प्राकृतिक स्थल दमाउधारा, सोनगुड़वा जलप्रपात, इसके अलावा तुर्री धाम, रैनखोल जैसे स्थान दोस्तों नौगढ़ जिला शक्ति में आएगा। अब जांजगीर चांपा में नहीं आएगा, है ना, उसका नाम नहीं लेना है, ठीक है, शक्ति में आएगा। ऑप्शन में अगर शक्ति नहीं है तब जांजगीर चांपा लेना है, ठीक है, और शक्ति है तो शक्ति लेना है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला एग्रो टूरिज्म का शुभारंभ कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा
ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, पाटन। देखिएगा पाटन बहुत प्रसिद्ध हो गया है। देखिए जब से मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं तो ये दुर्ग जिला में है। ठीक है, तो देखिएगा इसके संबंध में कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला एग्रो टूरिज्म का शुभारंभ दुर्ग जिला के पाटन में किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने जा रहा है और ये छत्तीसगढ़ का दोस्तों एकदम नया कॉन्सेप्ट है। इसके मुताबिक पर्यटन मंडल के वेबसाइट पर अलग अलग किसानों के नाम, नंबर, पते इत्यादि दर्ज किए जाएंगे, जहां यह विवरण भी होगा कि वह किसान किस चीज़ की खेती कर रहा है, वहां क्या चीज़ें उगाई जा रही है। और इन्हें दोस्तों लोग उस किसान के घर जाकर देख सकेंगे, उसका स्वाद भी ले सकेंगे और खुद उसकी खेती करने का भी मज़ा ले सकेंगे। और देखिए इससे जो है लोग अपने बच्चों को यह दिखा सकेंगे कि खेती कैसे होती है, खाद कैसे बनती है। इसके साथ ही वीकेंड में उन्हें एक अलग तरह का माहौल मिलेगा। पर्यटन मंडल है ना दुर्ग जिले के पाटन से इसकी शुरुआत की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पर्यटन है ना तो कहाँ? दुर्ग के पाटन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी है? ऑप्शन है देखिए और बहुत चर्चा में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, REC लिमिटेड। तो देखिएगा इसके संबंध में ये है, देख लीजिए बिजली वाला कंपनी है। देखिएगा तो देखिएगा पावर सेक्टर की NBFC है ना REC लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला है। केंद्र सरकार की ओर से कंपनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के तहत महारत्न कैटेगरी में आएगी और इस दर्ज से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस दर्ज से कंपनी को ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का जो है फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। ये कंपनी 1969 से काम कर रही है और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो देश में पावर सेक्टर के फाइनेंस और डेवलपमेंट पर फोकस करती है। ओके, देखिए रायपुर में आयोजित चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज का खिताब किसने जीत लिया है? ऑप्शन यहाँ पर है, तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। याद रखिएगा ग्रैंड मास्टर लेवान पेंसुलैया, तो ये है पिक देख लीजिए। तो देखिए कि राजधानी में आयोजित चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज का खिताब जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर लेवान पेंसुलैया ने जीत लिया है और ये स्पर्धा जो है अखिल भारतीय शतरंज संघ के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ द्वारा आयोजित की गई थी। ग्रैंड मास्टर लेवान अंत तक अपराजित रहते हुए 10 में से 7 चक्रों में विजयी रहे। वही 3 चक्रों में बाजी बराबर करते हुए 8.5 अंक हासिल कर विजेता बन गए हैं और उप विजेता का जो है खिताब रूस के ग्रैंड मास्टर बोरिस शेवचेंको को प्राप्त हुआ है और उन्होंने 10 में से 7.5 अंक हासिल किए। तीसरे व चौथे स्थान पर रहने वाले ग्रैंड मास्टर माइकल क्रेशेंको पोलैंड और चौथे पर दोस्तों भारत के एम श्याम सुंदर ने देखिए 7.7 अंक प्राप्त किए हैं और इसके अनुसार दोस्तों क्रमशः तीसरे पर देखिए ग्रैंड मास्टर माइकल क्रेशेंको और चौथे स्थान पर भारत की एम श्याम सुंदर है। ओके, याद रखिएगा। और यह है कि इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एम श्रीनाथ राव 6 अंक, एस धनंजय 5.5 अंक और रवि कुमार 4.5 अंक, इसने भी दोस्तों अपना जो है श्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इस स्पर्धा के विजेताओं को ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन के अध्यक्ष संजय कपूर ने पुरस्कृत किया है। ओके, ध्यान रखिए। चलिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में हमर अस्पताल खोले जाएंगे? कितने जिलों में? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों, 14। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि राज्य के 14 जिलों में है ना 48 हमर अस्पताल खोले जाएंगे और राज्य शासन की हरी झंडी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिन्हित कर लिया है और देखिए प्रदेश के जो है ना प्रत्येक अस्पताल के लिए 50 लाख रुपए से अधिक का जो है बजट रखा गया है। राज्य शासन ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुढ़ियारी, राजा तालाब, भाठा गांव व भनपुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हमर अस्पताल के रूप में विकसित किया है और ये है कि देखिए राज्य के जिन जिलों में जो है हमर अस्पताल बनेंगे उसमें शामिल है रायपुर, यहाँ पर मैप के माध्यम से भी लोकेट कर दिए हैं, देख लीजिएगा। तो इसमें आपका रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, धमतरी,
दुर्ग, जांजगीर चांपा, कवर्धा, कोरबा, मुंगेली, महासमुंद, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा व बलौदाबाजार शामिल है। ओके, देख लीजिए। चलिए देखिए और भी है इसके संबंध में कि हमर अस्पताल के तहत स्वास्थ्य केंद्रों को इको फ्रेंडली अस्पताल के रूप में विकसित किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों 12 घंटे ओपीडी, 142 तरह की दवाएं निःशुल्क और खून की जो है खून से जुड़ी हुई 120 तरह की जांचें, सोनोग्राफी, एक्सरे मशीन की सुविधा, लेबर रूम, फिजियोथेरेपी, आँख व दांतों के इलाज समेत तमाम सुविधाएं मिलती है। और ये इम्पोर्टेंट है, ये डाटा देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में शासकीय अस्पतालों में निजी अस्पतालों की संख्या 28 है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 174 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या जो है 792। और देखिए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 52, वहीं उप स्वास्थ्य जो है केंद्र की संख्या, उप स्वास्थ्य केंद्र की संख्या कितनी है? 5206। ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगला देखिए, माँ सर्वमंगला मंदिर किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी सही है, कोरबा जिले में स्थित है। देखिएगा कि माँ सर्वमंगला मंदिर कोरबा जिले में हसदेव नदी के तट पर स्थित है। आदिशक्ति माँ सर्वमंगला का स्वरूप माँ दुर्गा के ही है और मंदिर का जो है निर्माण 123 साल पहले कोरबा जमींदार के पूर्वजों ने कराया था। देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 1898 की है ना बताई जाती है। जमींदारी होने के कारण कोरबा स्थित रानी महल जो वर्तमान में कमला नेहरू कॉलेज बन गया है, वहां से मंदिर जाने के लिए गुफा का निर्माण कराया गया था। इसका मुहाना आज भी सर्वमंगला मंदिर के समीप स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में चर्चित इंपॉर्टेंट है, घोड़ाधार जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, महासमुंद। तो यहाँ पर लोकेट कर दिए गए हैं, देखिए ये महासमुंद जिला है। ठीक है, तो देख लीजिए। देखिए महासमुंद जिले के सरायपाली स्थित शिशुपाल पर्वत ट्रैकिंग का नया जो है पॉइंट बन गया है और इसी पहाड़ के ऊपर किसी समय शिशुपाल का जो है महल हुआ करता था। और जब राजा को अंग्रेजों ने घेर लिया तब राजा ने अपने घोड़े की जो है आंख पर पट्टी बांधकर पहाड़ से जो है छलांग लगा दी थी। इसी कारण इस पहाड़ को जो है शिशुपाल पर्वत और यहाँ के जो है झरने को घोड़ाधार जलप्रपात कहा जाता है। बारिश के दिनों में पानी घोड़ाधार जलप्रपात के रूप में करीब 1100 फीट नीचे गिरता है। अब जिले के सरायपाली स्थित शिशुपाल पर्वत ट्रैकिंग का जो है नया पॉइंट बन गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन दोस्तों बी सही आंसर है, 5 वर्ष के लिए लगाया है। तो देखिएगा कि केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उससे जुड़ी संगठनों को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी घोषित कर दिया है और उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान उसके 200 से अधिक नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। ओके, चलिए केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी नियुक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आर वेंकटरमणी। याद रखना है। देखिएगा दोस्तों कि केंद्र सरकार ने सीनियर वकील आर वेंकटरमणी को भारत का नया अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है और वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है, जिनका जो है कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है आज। और इससे पहले वरिष्ठ एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दोबारा अटॉर्नी जनरल बनने से इनकार कर दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देश के नए सीडीएस कौन बने? तो काफ़ी सरल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए है, अनिल चौहान। याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों कि केंद्र सरकार ने चीन मामलों के विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया है। और देखिए वह सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में काम करेंगे। पहले सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद यह पद खाली था। वह पिछले साल मई में पूर्वी कमान के कमांडर के तौर पर सेवानिवृत्त हुए थे। वह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सैन्य सलाहकार भी थे। ओके, चलिए छत्तीसगढ़ के किस विमानतल में नए एटीसी टावर की शुरुआत हुई है? ऑप्शन यहाँ पर है
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। ध्यान दीजिएगा। देखिए यही है कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल में नए एटीसी टावर की शुरुआत हुई है और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि है। फिर से वही है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में भी है ना, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरह हाईटेक एटीसी टावर शुरुआत हो गई है और वहीं रायपुर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ानें भरने के लिए तैयार हो गया है। ओके, देखिएगा कि नए एटीसी टावर की मदद से बड़े विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ किया जा सकता है। अब जंबो विमान, सेना के कार्गो और फाइटर प्लेन भी रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। एटीसी टावर रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग के दक्षिण में 40 मीटर ऊंचा है और टावर नियंत्रकों को यहाँ से एक शानदार 360 डिग्री व्यू मिलेगा जो विमान संचालक की सुरक्षा को बढ़ाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF है ना, किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन यहाँ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, संजय शुक्ला जी। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ वन विभाग के नए मुखिया प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF अब IFSA अफसर संजय शुक्ला होंगे और उनकी जो नियुक्ति को लेकर राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है। वह राकेश चतुर्वेदी का जो है स्थान लेंगे। 1985 बैच के IFSA चतुर्वेदी है ना, राकेश चतुर्वेदी अपने पद से जो है रिटायर हुए हैं। संजय शुक्ला की जो है 8 माह के लिए नियुक्ति हुई है और वे राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक भी बने रहेंगे। और 1987 बैच के IFSA अफसर संजय शुक्ला मई 2023 में रिटायर होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, श्रम आयुक्त ने औद्योगिक कृषि श्रमिकों का महंगाई भत्ता, मतलब छत्तीसगढ़ श्रम आयुक्त तो बोला है ये, ठीक है, तो महंगाई भत्ता बढ़ाया है। इसके तहत अधिसूचित सामान्य क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को जोन अ में प्रतिदिन कितने रुपए मजदूरी मिलनी है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। देखिएगा 393 रुपये। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि वही है, श्रम आयुक्त ने औद्योगिक कृषि श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। एक अकुशल मजदूर की भी दिहाड़ी कितना 393 रुपये होगी। छत्तीसगढ़ में श्रम आयुक्त ने मजदूरों की जो है महंगाई भत्ते की नई दर तय की है और इसका जो फायदा है अक्टूबर इसी महीने से मिलेगा। और जिन मजदूरों पर यह लागू होगा उसमें दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक, अगरबत्ती निर्माण करने वाले और बीड़ी जो है निर्माण करने वाले, इसमें लगे जो है श्रमिक शामिल हैं। और देखिए, जनवरी 2022 से जून 2022 के मध्य वृद्धि के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों का जो है महंगाई भत्ते में प्रति माह 160 रुपये की वृद्धि हुई है और वहीं कृषि श्रमिकों के जो है महंगाई भत्ते में प्रति माह 150 रुपये की वृद्धि हुई है। अगरबत्ती निर्माण करने वाले श्रमिकों को 1000 अगरबत्ती बनाने पर 4 पैसा और बीड़ी श्रमिकों को 1000 बीड़ी बनाने पर दोस्तों 4 रुपये 25 पैसे की वृद्धि की गई है। और यह दरें दोस्तों अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए है, ये है। और भी है, देखिएगा जोन ब के दोस्तों जो है जोन ब के 383 रुपये और जोन स के लिए, जोन आ तो देख लिए, जोन स के लिए 373 रुपये मजदूरी प्रतिदिन मिलेगी। अर्ध कुशल श्रमिकों को जोन अ के लिए 418 रुपये, जोन ब के लिए 408 रुपये और जोन स के लिए 398 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय हुई है। वहीं कुशल श्रमिकों को जोन अ के लिए 448 रुपये, जोन ब के लिए 438 रुपये और जोन स के लिए 428 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान करना तय हो गया है। और इसी तरह से उच्च कुशल श्रमिकों को अगले महीने से जोन अ में 478 रुपये, जोन ब में 468 रुपये और जोन स में 458 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलनी है। चलिए देखिए, और भी है, श्रम आयुक्त ने कृषि मजदूरों के लिए 273 रुपये प्रतिदिन की दर से न्यूनतम मजदूरी दर तय की है। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए सही है, नया रायपुर में। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना जो है ना, नवा रायपुर के सेक्टर 22 में किया जा रहा है और इसके लिए नवा रायपुर में भूखंड उपलब्ध कराया गया है।
इसे 116.52 एकड़ में बनाया जा रहा है और हाल ही में दोस्तों इसे इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 40वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिएगा कि वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष 46वें पायदान पर था। वर्ष 2015 में इनोवेशन रैंकिंग में भारत जो है 81वें स्थान पर था। देखिएगा कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स, निम्न मध्यम आय वर्ग समूह के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है और इस ग्रुप्स में दुनिया के 36 देशों है ना 36 देशों को शामिल किया गया था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हर साल जारी करती है और इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड पहले और अमेरिका दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। चीन 11वें स्थान पर है और अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स में ये वाले देशों में दोस्तों चीन जो है पहले स्थान पर है। चलिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भीम का डोंगा, भीम का चूल्हा, भीम के पांव, भैरव गुफा और दक्षिणामुखी हनुमान प्रतिमा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महासमुंद में है। कल भी हम लोग देखे थे। तो देखिएगा कि देखिए भीम खोज पहाड़ी पर प्राकृतिक सौंदर्य और अलौकिक माहौल में विराजित माता खल्लारी है। माता खल्लारी मंदिर दोस्तों लगभग 600 साल पहले बना है। मान्यता ये है कि महाभारत युग में पांडव जो है इस पहाड़ी पर आए थे, जिसका प्रमाण पहाड़ी पर बने भीम के विशाल पदचिन्ह है। और यहाँ भीम का डोंगा नाव, भीम का चूल्हा, भीम के पांव और भैरव गुफा, दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर, हनुमान प्रतिमा है ना, तो ये है और इनके दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ध्यान दीजिएगा कि